पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इन के बारे में। तो यूज ऑफ इन के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, यहाँ यूज ऑफ इन के बारे में थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि इन का प्रयोग आप सबसे पहले करेंगे कब? जब आपको लगे कि टाइम बताना हो। अब ये टाइम क्या है, तो जनरली आप क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण में आपको समझना है। यहाँ लिखा हुआ है 2 साल में, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इन 2 ईयर्स। तो इन 2 ईयर्स इसका मतलब ये हुआ इन वहां लगेगा जहां हमें नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि सालों की संख्या को गणना करना हो। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में अगर 1 साल होता तो क्या हो जाता? इन अ ईयर हो जाता। अगर 3 साल है तो इन 3 ईयर्स, 4 है तो इन 4, तीसरा 5 है तो इन 50 ईयर्स। तो इस तरीका से आप जो है इन का प्रयोग साल के साथ आप कर सकते हैं समय को बताने के लिए। उसके बाद अगला वर्ड है ये एक दिन में। तो एक दिन में अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इन मने में, अब वन डे का मतलब होता है एक दिन। अब दोनों को मिलाओ तो होगा एक दिन में। उसी तरीका से अगला एग्जांपल है जैसे कि इन 2006 यानी 2004 में, या फिर 2012 में, या फिर 2013 या 14 या एक्सेट्रा मान लें। उसके बाद आप मौसम यानी कि जैसे कि गर्मियों में, तो गर्मियों में का इंग्लिश क्या होगा? इन समर। तो हिंदी आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ है सर्दियों में, तो सर्दियों में का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? इन विंटर्स होगा। सुबह में यानी सुबह में का इंग्लिश क्या होगा? इन द मॉर्निंग। उसके बाद लिखा हुआ है शाम में, तो शाम में का इंग्लिश होगा इन द इवनिंग। किसी महीने में, तो किसी महीने में का एक्सप्रेशन या फिर वर्ड है इन एनी मंथ। और जनवरी में यानी कि नेम ऑफ मंथ के साथ भी या के पहले प्रीपोजिशन लगाया जाता है, जैसे कि इन जनवरी, जनवरी में, इन मार्च, मार्च में, इस तरह से इन अप्रैल, इन जून, इन जुलाई, और इस तरीके से नंबर ऑफ 12 यानी 12 महीना के नाम के पहले इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग टाइम बताने के लिए दिन, महीना, साल के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे। इसका इसका 4 एग्जांपल्स इस साइड है। अब देखिए 4 एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है आई वाज बोर्न इन जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस में इन जनवरी आपका क्या है? टाइम वर्ड है। और इसमें जो इन यूज हुआ है वो जनवरी महीना के लिए। तो आई वाज बोर्न का मतलब हुआ मैं पैदा हुआ था इन जनवरी यानी जनवरी के महीना में। हिंदी ट्रांसलेट भी नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है ही विल कम होम, वो घर आएगा। कब आएगा? इन 2015 यानी 2015 में। तो वाक्य के मुताबिक ये जो आ रहा है 2015 में, 2003 में, 2007 में, 2008 में, जिस साल का जिक्र यहाँ किया जा रहा है उस साल के पहले इन का आना है ना कंपलसरी है। नंबर तीसरा एग्जांपल है कि मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। अब देखिए मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। तो दोस्तों आप वाक्य बनाने के जो स्ट्रक्चर है उसको आप भले ही आप ध्यान ना दें, लेकिन इस वाक्य को मैं जब पढ़ता हूं तो यहाँ पर 2006 में शब्द आ रहा है। तो 2006 में का इंग्लिश आप देखिए वाक्य में लिखा हुआ है इन जून 2009। और अगर मैं इसको सेंटेंस में अप्लाई करूं कि मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, तो मैं इंग्लिश बोलूंगा आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2006 या फिर 9। ये थी तीसरी एग्जांपल। ये हुई आपके चौथी एग्जांपल। चौथी एग्जांपल का हिंदी वाक्य है मैं आधे घंटे में निकलूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आधे घंटे में शब्द जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है यानी कि यूज ऑफ इन वाला है। तो मैं क्या होगा? मैं निकलूंगा। तो मैं निकलूंगा का इंग्लिश होगा आई विल लीव। मैं निकलूंगा। कब निकलूंगा? आधे घंटे में। आधा घंटा का इंग्लिश होता है हाफ एन आवर। क्या होता है? हाफ एन आवर माने आधा घंटा। इन माने में अगर दोनों को मैं मिला दूं तो हो जाता है इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में। तो आपने क्या सीखा दोस्तों? यहाँ पे प्रीपोजिशन में यूज ऑफ इन का प्रयोग आपने जो है दिन, महीना, साल को एक्सप्रेस कैसे करना है वो सीखा आपने। उसके बाद हम लोग आते हैं इनका अगले यूज पर। इनका प्रयोग जो है ये देखिए, इनका प्रयोग हम मे के सेंस में या मे के अर्थ में हम स्थान को सूचित करने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप स्थान की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी मुल्क या फिर कंट्री है, उस कंट्री में जितने स्टेट है, उस स्टेट में जितने भी सिटी हैं, उस सिटी में जितने भी मेगा या फिर गोल्डन सिटी हैं, उन सभी स्थानों के नाम के पहले इनका प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है शहादरा में। और शहादरा में का इंग्लिश
इंग्लिश क्या होना चाहिए। जैसे बाजार में तो बाजार स्थान है, देहरादून में, दिल्ली में। तो दोस्तों जब भी आप कहते हो शहादरा में, देहरादून में, दिल्ली में, मुंबई में, या फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, जापान में, ये में जो आता है ना, जगह के नाम के साथ जो में आता है ना, तो वहां पे क्या लगाना है, वहां पे इन का प्रयोग करना है। तो ये आप ध्यान रहे। देखिए इसका इंग्लिश भी यहाँ पर लिखा गया। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है शहादरा में, तो शहादरा में का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ इन शहादरा। दूसरा है बाजार में, तो बाजार में का जो वर्ड होगा वो होगा इन द मार्केट। तीसरा लिखा हुआ है लंदन में, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इन लंदन। फिर लिखा हुआ है दिल्ली में, तो इन दिल्ली, या फिर देहरादून में है तो इन देहरादून। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो जगह के नाम के साथ आया है, और यहाँ इन का प्रयोग में के ही अर्थ में कर रहे हैं, लेकिन स्थान के लिए आप कर रहे हैं। तो ये तो हुआ आपका इन के बारे में। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है इसके। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ दिल्ली क्या है, दिल्ली आपकी जगह है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आई लिव इन मुंबई। क्यों? क्योंकि स्थान के नाम के साथ इन का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों याद रख लीजिए, स्थान एक बड़ा होता है, एक छोटा। तो बड़े बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग करना है, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रास्ट या अगेंस्ट में एक एट वर्ड आएगा जो आपको इनके जगह पे यूज होगा वहां पे। लेकिन जहां अभी क्या सीख रहे हो, अभी इनका प्रयोग आप सीख रहे हो बड़े बड़े स्थानों के लिए, वहीं उसका उल्टा एट का प्रयोग छोटे छोटे स्थानों के लिए हम करेंगे। तो ध्यान रहे। तो अभी हम ये ध्यान रखिए, ये पढ़ रहे हैं कि ये जो आई लिव इन इंडिया है, इसमें सॉरी आई लिव इन दिल्ली है, तो इसमें दिल्ली से पहले इन क्यों आया, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। इसी तरह से नंबर 2 में ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो ही विल स्टडी इन अमेरिका मतलब वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। तो चलो वो पढ़ाई करेगा, ये तो पल्ले पड़ा। लेकिन अमेरिका में शब्द जो आ रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश आप बोलोगे इन अमेरिका। तो आपने बना लिया ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो यहाँ पर यूज ऑफ इन का प्रयोग आपने 2 कॉन्टेक्स्ट में, 2 सेंस में आपने बनाना सीखा। उसके बाद जो है अगला यूज है प्रीपोजिशन का, कि यहां भी आप में के ही सेंस में करेंगे। यहां भी कोई दूसरा वर्ड, यहां भी कोई दूसरा मीनिंग नहीं आएगा। यहां भी इनका प्रयोग में के ही सेंस में करेंगे। याद रहे, में के ही सेंस में। तीनों में हमने में का ही सेंस लिया, लेकिन एक स्थान पर टाइम को बताने के लिए, दूसरे स्थान पर हमने प्लेस यानी प्लेस को हम सूचित करने के लिए किए। तीसरे जो स्थान है यहाँ भी में ही है, लेकिन किस लिए, वहां पे आपको कहा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के पहले आप लगा दीजिए। अब देखो ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, या फिर जीव जंतु जितने भी हैं, केवल मानव को छोड़कर जितने भी आपको खुली आंखों से दिखाई पड़ रहा है, वो सब के सब ऑब्जेक्ट है। तो उन सभी ऑब्जेक्ट के पहले इनका प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा कहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जग में, किताब में, मोबाइल में, ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम यूज करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जग में, तो जग में का इंग्लिश इन जग है। जग में पानी है, देयर इज वाटर इन जग, हो गया। यहाँ लिखा हुआ है किताब में, तो यहाँ पर इन बुक होगा। मैंने 2 रुपये या फिर मैंने 200 रुपये किताब में रखे थे, तो वहां क्या हो जाएगा, आई पुट 200 रुपीज इन अ बुक या इन द बुक। तो दोस्तों यहाँ किताब में का इंग्लिश इन बुक। इसी तरीके से मोबाइल में मैंने 2 वीडियोस मोबाइल में अपलोड किए थे, तो आई अपलोडेड 2 वीडियोस इन मोबाइल। तो यहाँ पर मोबाइल के पहले इन का प्रयोग हुआ। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम और आप यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन सभी के पहले भी आप इनका प्रयोग करेंगे। कब? जब आपको वहां पर में का सेंस दे रहे हो। जैसे कंप्यूटर में वायरस है, मोबाइल में वायरस है, या फिर इस तरह के मोबाइल में, कंप्यूटर में बहुत सारे बायोडेटा हैं, या फिर बायोडेटा हैं, या फिर ये कहेंगे दुनिया में बहुत है, दुनिया में बहुत परेशानी है, या फिर ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, पेन में नीब नहीं है, या फिर क्या कहते हैं, डब्बे में दवा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड मैंने बोला वो सब के सब क्या थे, वो सब ऑब्जेक्ट्स थे। तो यहाँ पे आपने इनका प्रयोग 3 सेंस में बनाना सीखा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला यूज हमारा है यूज ऑफ इनटू। यूज ऑफ इनटू जो है वो इनका ही रेलिवेंस है, यानी
जैसे आपने कहा क्या पढ़ा था, इनका मतलब मे के अर्थ में आपने पढ़ा था, यहाँ पे आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मे का अर्थ होता है ना, वैसे ही इनटू का भी अर्थ होगा। मे मने इन मने भी मे, इनटू मने भी मे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर कहूं कि मैं कमरे में जा रहा हूं तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को आप इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा। इसका कहने का मतलब यह है कि इनका प्रयोग स्थिर अवस्था में मे के लिए करेंगे और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए मे के सेंस में करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कॉफी को कप में डालो। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी वाक्य कॉफी को कप में डालो, यहाँ भी कप में आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इन का प्रयोग कर दिया जाए, यानी इन कप या इन द कप। तो यहाँ पे सेंटेंस जो वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि कॉफी को कप में डालो, तो आप इमेजिन करो अगर कॉफी को या पानी को या किसी भी ऐसे लिक्विड को अगर मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में डालूं तो वहां पर उसमें जाने की जो गति है वो ज्यादा रहेगा, पानी की गति ज्यादा। तो कोई भी चीज जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम पोर यानी डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, गति उत्पन्न होता है ना। तो इस सेंस में आप इन के जगह पर इनटू का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने pour the coffee into the cup यूज किया है, pour the coffee into the cup। तो यहाँ पर into the cup का मतलब होगा कप में, in the cup नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे into का प्रयोग इसीलिए यूज हुआ क्योंकि वो गतिशील अवस्था में। तो ये था आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है वो कमरे में जा रहा है। तो वो जा रहा है ये तो आपका सेंटेंस फॉर्मूला से हुआ, ही इज गोइंग। अब देखो कमरे में, तो दोस्तों कमरा में एंट्री करने के दौरान जो कमरे में जा रहा है वो आदमी गति में है, तो आप कह सकते हैं इनटू द रूम, इन रूम नहीं बोलेंगे। तो हो गया ही इज गोइंग इनटू द रूम। तो यहाँ पर मे का दो माना, एक माना होता है इन, दूसरा माना होता है इनटू। तो इनका प्रयोग वहां करना होता है जहां आपको लगता है कि नहीं ये स्थिर अवस्था है, और इनटू का प्रयोग वहां करना है जहां पे लगता है कि यहाँ पर गतिशील अवस्था है। दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं अगले यूज पर, और हमारा अगला यूज है यूज ऑफ बिफोर। दोस्तों ये इतना यूजफुल वर्ड है और ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है क्या कहते हैं यूजफुल के साथ साथ, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो यूज ऑफ बिफोर है इनके बिना, इनके नियम को बिना जाने हम बहुत सारे जगह पे गलत कर देते हैं। तो चलिए क्या है ये बिफोर। तो यहाँ बिफोर का सामान्य अर्थ क्या होता है, सामने। हो गया, जैसे मैं आपके सामने हूं तो आई एम बिफोर यू, तुम मेरे सामने हो तो आई एम यू आर बिफोर मी। तो सिंपली बिफोर का मतलब होता है केवल सामने। लेकिन यहाँ पर सामने के अर्थ में हम कहां कहां करेंगे, कहा गया है आपको ताज्जुब हुआ होगा, ये लिखा हुआ है आपको ताज्जुब हुआ होगा क्योंकि सामने को तो हम सामने के लिए तो यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिफोर के ही अगेंस्ट में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग भी होता है। तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का मतलब के सामने। जैसे मान लीजिए आई एम बिफोर यू, और बिफोर के जगह पे मैं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बोल सकता हूं। तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू या आई एम बिफोर यू, दोनों का तो माना सही है, लेकिन दोनों के बारे में आपको क्लैरिफाई यहां कर रहा है कि पर जान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। कहने का ये अर्थ है कि आप यहाँ पे बिफोर का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो। बाकी अगर कोई एक व्यक्ति यदि कोई दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में आमने सामने नहीं है तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर बिफोर मी या आई एम बिफोर यू। लेकिन मेरे दोस्त अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं भी कह सकता हूं कि वो भी मेरे सामने ही है, लेकिन वो अभी मेरे नजर में नहीं है, वो मान के चलिए मेरी दृष्टि से वो हाइड है यानी छुपा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, माय फ्रेंड इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे दोस्त भी मेरे सामने, लेकिन अभी सच में मेरे सामने है नहीं। तो लिटरली जब दो या दो से ज्यादा आदमी एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, फेस टू फेस रहते हैं, तो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे, बिफोर का प्रयोग। अगर वो आपके सामने नहीं है तो आप पीछे में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, बस हो गया। लेकिन जनरली दोनों का मतलब एक ही होता है, सामने। अब मैं देखता हूं कि इसका यूज क्या है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको जो है, यहां पे आपको लिखा गया है अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो देखिए अब का अंग्रेजी नाउ होता है, मैं खड़ा हूं का अंग्रेजी आई एम स्टैंडिंग होगा, आपके सामने का इंग्लिश हो गया बिफोर यू।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वो अपने पापा के सामने बैठा था। तो पहले देखिए ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था। लिखा हुआ है बिफोर के सामने हिज फादर या हिज डैड यानी अपने पिताजी के। तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर के लिए आपने बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग है ना किस लिए आपने किया, के सामने के लिए किया। तो याद रख लीजिए दोनों का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिफोर हिज डैड, तो यहाँ पे बिफोर के स्थान पर इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन। आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात लिखा हुआ है आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो वहां पर हो जाएगा आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ बिफोर से पहले एक और यूज था जो मैं नहीं पढ़ा पाया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिफोर का प्रयोग आप पहले के अर्थ में है ना, के पहले के अर्थ में एक और सेंस में कर सकते हैं, यानी समय को बताने के लिए। तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग हम समय को बताने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। तो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन बनता है। जैसे 2 बजे से पहले है तो बिफोर 2 o'clock। यहाँ पर लिखा हुआ है शाम से पहले बिफोर इवनिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है मुझसे पहले बिफोर मी। यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे मेरे कहने से पहले, तो मेरे कहने से पहले तो के पहले का होगा बिफोर। अब मेरे कहने का अंग्रेजी हुआ आई से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि बिफोर का प्रयोग टाइम को बताने के लिए भी किया जाता है। तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण ये है, उदाहरण है कि यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। यहाँ भी से पहले वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ भी आपको बिफोर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। तो एक काम करते हैं, समय से पहले शब्द को हम अंडरलाइन कर देते हैं। हमारे पास बचा है यह ट्रेन पहुंचेगी, और इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब वो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस ट्रेन विल रीच। तो यह ट्रेन पहुंचेगी। पहुंचेगी कब, हिंदी में लिखा हुआ है समय से पहले। अब पहले के लिए तो आपको बिफोर यूज करना और समय का अंग्रेजी टाइम यूज करना है। तो पूरा सेंटेंस बनता है दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। उसी तरह नंबर दूसरा एग्जांपल है मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। तो दोस्तों यहां भी आप देख रहे हैं से पहले का बात हो रहा है, और किससे पहले, तुम्हारे निकलने से पहले। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले से पहले वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे को अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, तब तो सेंटेंस आपका आसान हो जाएगा। तो जब मैंने तुम्हारे और से पहले मैंने निकाल दिया तो क्या है, मैं निकलूंगा या फिर मैं निकल जाऊंगा। उसका अंग्रेजी है आई विल कम, मैं निकल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आगे है तुम्हारे जाने से पहले, तो बिफोर के यहाँ पर से पहले के लिए बिफोर, और तुम्हारे जाने से का मतलब यू, केवल यू बोलिए या फिर यू लीव बोल दीजिए। तो कहने का यहाँ मतलब है, ये भी आपने देखा कि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अभी अभी आपने बिफोर का यूज आपका है थ्रू का 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक टनल है, जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एक टनल बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका एक टनल, मान के चलिए ये आपका टनल है ना। अगर आप अंदर से इस पार अगर देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, चाहे इस पार से अगर इस पार आप देखना चाहें तो भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, थ्रू का यूज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए कि एक ऐसा रास्ता है यानी कि मार्ग है जो कि टॉप से भी कवर है, यानी ऊपर से भी कवर है, छुपा हुआ है, नीचे से भी कवर है यानी कि छुपा हुआ है। केवल आपको अंदर से घुसने और बाहर से निकलने का एक रास्ता है। तो इस सेंस में भी आप क्या करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि थ्रू का क्या मतलब होता है। जैसे एक वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन सी इनसाइड, मैं अंदर देख सकता हूँ। अब है इस छेद के जरिए, तो देखिए दिस थ्रू दिस होल, तो थ्रू दिस होल का मतलब ये हुआ कि इस छेद के अंदर। अगला प्रीपोजिशन आप पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एट का। यूज ऑफ एट में आप 2 वर्ड के साथ यूज करेंगे, एक नाइट एक नून वर्ड है। नाइट का मतलब रात होता है, नून का मतलब दोपहर होता है। तो जब भी आप इंग्लिश बनाए या इंग्लिश बोले, जैसे मान के चलिए मैं दोपहर में वहां था, तो दोपहर शब्द आया, दोपहर के लिए यहाँ पे एट नून का यूज किया गया है। अब सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं तो हो जाएगा आई वॉज देयर एट नून, आई वॉज देयर एट नून, जिसका मतलब हुआ मैं वहीं था एट नून, दोपहर में। दूसरा एग्जाम्पल है वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी का मतलब हम लोग रात में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रात में का अंग्रेजी एट नाइट हो गया। तो दोस्तों एट का प्रयोग आप करेंगे किसके साथ, नाइट और नून शब्द के साथ। तो नाइट और नून आप दिमाग में इसको अच्छी तरह याद रख लें। नंबर दूसरा है कि एट का प्रयोग आप किसी भी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट्स के मूल्य बताने के लिए, जैसे मान के चलिए कि दूध का कीमत
कीमत कितना है, चावल का कीमत कितना है, दाल का कीमत, फल का कीमत कितना, फ्रूट का कीमत, ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड हो जाता है। तो सिंपली जिस चीज की आप कीमत बताना चाहते हैं वहां आप ऐट का यूज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है, तो यहाँ पर इस फल का कीमत कितना है, 10 रुपया, तो उससे पहले आपको एट यूज करना होगा। यानी कि यहाँ देख सकते हैं एट के बाद RS 10 पर केजी कर दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 रुपये किलो है। दूसरा एग्जांपल है मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कीमत कहां पे बताया, तो 10 रुपये किलो कीमत जहां पे बताया जा रहा है वहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर एट RS 20 पर किलो लिखा हुआ होगा, एट RS 20 पर केजी, यानी एट का मतलब में, RS मतलब RS 20 मतलब 20 रुपया, पर केजी मतलब प्रति किलो पर। तो यहां पर आपने देखा कि एट का प्रयोग किसी भी वस्तु के मूल्य को बताने के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो वस्तु किसी भी चीज का होगा, ठीक है ना। अगला यूज हमारा है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है किसी त्योहार या किसी खास अवसर के लिए, किसी त्योहार या किसी खास अवसर के लिए भी आप एट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण में दिया गया है जैसे कि होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर, पार्टी पर, तो आप क्या बोलेंगे, एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे और एट द पार्टी। तो दोस्तों याद रख लीजिए एट का प्रयोग आप आगे करेंगे किसी भी फेस्टिवल या फिर इवेंट यानी घटना पर। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल यहां दिया गया है, एग्जांपल नंबर 1 में है, जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं होली पर घर जाऊंगा या आऊंगा। तो मैं होली पर घर आऊंगा का अंग्रेजी हुआ आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा, कब आऊंगा, होली पर, तो एट होली। दूसरा एग्जांपल है आई विल कम होम एट दिवाली, यहां भी दोस्तों वही बात है, आई विल कम होम का मतलब मैं घर आऊंगा, कब आऊंगा, एट दिवाली यानी दिवाली पर। तीसरा सेंटेंस है ये वाली, इसमें लिखा हुआ है, इसमें हिंदी है, वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा, ये इवेंट है। तो यहां पर वो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा का इंग्लिश हो गया ही विल गो। देयर का मतलब वहां, कब जाएगा, किस चीज के लिए जाएगा, एट हिज बर्थडे यानी उसके बर्थडे पार्टी पर। तो दोस्तों ध्यान रख लीजिए इसमें जो वर्ड मैंने कहा वो वर्ड ये है, मेन ये है। जितने भी फेस्टिवल हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं या फिर जितने भी तरह के इवेंट होते हैं, इवेंट का मतलब ऐसे कोई पार्टी वगैरह, जितने भी इवेंट्स यानी प्रोग्राम होते हैं उन सभी के लिए आप एट का यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे और इस तरह से एट पार्टी का यूज किया गया है। तो प्रीपोजिशंस में यूज ऑफ एट का प्रयोग ये आपने पढ़ा। हमारा अगला यूज है यूज ऑफ थ्रू। हमारा अगला यूज है यूज ऑफ थ्रू। यहाँ पे आप देखिए इस वर्ड को, आप देखिए इसका प्रयोग सबसे पहले आप ऊपर करेंगे, कब करेंगे वो भी बता दे रहा हूं। नियम है ये, नियम कहती है कि थ्रू का मतलब से होता है, थ्रू का मतलब से या थ्रू का अर्थ जो है से होता है। वो कब इस्तेमाल करना, किसी चीज के आर पार को देखना होता, किसी चीज को के आर पार को देखना हो तब आपको वहां पे यूज करना है। देखिए अगर मैं कहूं कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, तो वास्तव में मैं खिड़की के पार ही तो देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरफ हूं और तुम उस तरफ हो। तो आपने देख लिया यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, कितने अच्छे ढंग से एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है और कहा जा रहा है कि इस पार से उस पार के अर्थ में आप थ्रू का प्रयोग करें। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं ग्लास से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, पारदर्शी है। दोस्तों शीशा का ग्लास अगर आपके हाथ में है और आप उस ग्लास को, आप इस ग्लास के आर पार आप देखना चाहें तो आप इस पार से उस पार चीजें देख सकते हैं, क्योंकि वो पारदर्शी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है उसमें। तो यहाँ पर कहा गया है कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। अब देखिए जरिया क्या है देखने का, तो जरिया ग्लास है, तो उसके लिए आप उसके पहले आपको क्या यूज करना है, थ्रू का यूज करना है। तो इंग्लिश हो गया आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, थ्रू द ग्लास एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसा तुम सच में दिखते हो, ओरिजिनली दिखते हो, वैसा ही ग्लास से या फिर किसी शीशे के आर पार से मैं तुम्हें देख सकता हूं। तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि थ्रू का मतलब हुआ आर पार के अर्थ में, समझ लो। अब खिड़की से भी किसी को आप देख रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम सीइंग माय फ्रेंड थ्रू द विंडो। समझ लो बात को, क्योंकि खिड़की का जो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता है ना, उसमें आपको कहीं रुकावट नहीं आगे की चीजों को देखने में। तो आप क्या
कह सकते हैं कि थ्रू का प्रयोग जो है किसी भी ऐसे वस्तु जिसके आर पार दिख पड़े, हम उस वस्तु के पहले थ्रू का प्रयोग करेंगे। वैसे ही जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर 1 में किया। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर छेद वर्ड के बारे में इमेजिन करो, कल्पना करो कि एक छेद है किसी दीवार में और उसमें आंख लगा के अगर आप उसे देखोगे तो ऑब्वियसली आप उस पार देख पाओगे ना। तो इस छेद के लिए भी थ्रू का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में आई कैन सी, यानी मैं देख सकता हूँ थ्रू दिस होल। क्या बोल सकते हैं आप? आई कैन सी थ्रू दिस होल, या फिर आई कैन सी इनसाइड, यानी कि मैं अंदर देख सकता हूँ। इनसाइड का मतलब अंदर होता है। आई कैन सी इनसाइड मतलब मैं अंदर देख सकता हूँ, किसके जरिए? थ्रू द होल। होल का मतलब छेद होता है। तो यहाँ पे आपने दोस्तों यह सीखा कि थ्रू का प्रयोग हम आर पार के सेंस में किस तरह कर सकते हैं।